नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आए, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जो रुकते हैं हम, थोड़ा सा ठहराव आता है, उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। इसको हम और भी इजीली समझेंगे परिभाषा के माध्यम से। देखते हैं, जब हम अपने भावों को भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम? भाषा के द्वारा। जो भी हमारे भाव होते हैं उन्हें हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। एक भाव होता है हमारे अंदर, उस भाव को अभिव्यक्त करने के बाद हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, रुकते हैं। इस रुकने को ही हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। फिर से देखेंगे, जब हम अपने भाव को भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, और इसी रुकने को ही हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अब हमारे कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उन्हें हम देखेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। कौन कौन से? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अल्प विराम यानी कॉमा, विस्मयाबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, निर्देशक चिन्ह, डैश, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, अर्धविराम, सेमी कोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, योजक चिन्ह, हाइफन, कोष्टक यानी ब्रैकेट, लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रेविएशन। ठीक है, तो इन सभी विराम चिन्हों के नाम हमने पढ़ लिए। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी भाषा में हमें बहुत तरीके के विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस तरीके से विराम है, अल्प विराम है, विस्मयबोधक चिन्ह है। ये बहुत सारे वाक्यों के आगे, पीछे, बीच में ये बहुत सारे चिन्ह आपको मिलेंगे, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि ये चिन्ह कहता क्या है। तो इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे या पूर्ण विराम। तो चलिए देखते हैं, पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे हमने कोई वाक्य बोला या वाक्य लिखा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तो हमारा जो पूर्ण विराम होता है वो कैसे होता है, कैसे लगता है? उदाहरण देखेंगे। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। हमने अपने भाव रख दिए, पूरा वाक्य अपना हो गया, तो क्या है, क्या लगेगा यहाँ पे? पूर्ण विराम लगेगा इस तरीके से। ये हमारा क्या है? ये पूर्ण विराम है ये। ठीक है, अब यह जान लो कि सत्य की विजय होती है। इस वाक्य के बाद क्या लगेगा? पूर्ण विराम। तो वाक्य के पूरा होने पर यानी वाक्य के कंप्लीट होने पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। अगला देखते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम एक कॉमा की तरह होता है, यानी कॉमा जैसे लगाते हैं, कॉमा होता है वो। अल्प विराम मतलब कॉमा। जब एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करके दिखाना हो या एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना हो तो वहाँ हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे माया सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या है। तो अब यहाँ पे एक शब्द को या एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से। ठीक है, अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम पूरे सेंटेंस में दो बातें कह रहे हैं। तो माया सुंदर सुशील, तो सुंदर और सुशील दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं। तो माया सुंदर, थोड़ी देर के लिए रुके हम, तो कॉमा लगाया यानी अल्प विराम लगाया, यानी अल्प विराम यानी थोड़ी देर के लिए विश्राम लिया। माया सुंदर सुशील कन्या है। ठीक है, जब मैं विद्यालय पहुंचा छुट्टी हो चुकी थी। तो हम यहाँ पूरा वाक्य लिखने से पहले कुछ देर के लिए रुकते हैं, यानी
यहाँ पर हम एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करते हैं कि जब मैं विद्यालय पहुँचा, और दूसरा उपवाक्य छुट्टी हो चुकी थी। तो इन दोनों को हमने अलग कर दिया, लेकिन बीच में हमने क्या लगाया, क्या करके दिखाया, हमने कॉमा लगा कर दिखाया है। तो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग दिखाना हो तो क्या लगता है वहाँ पे, कॉमा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे विस्मयबोधक चिन्ह। तो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा या संबोधन के शब्दों के बाद विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को खुशी होती है या दुख होता है या घृणा होती है तो ये विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह क्या छक्का मारा, तो यहाँ पे क्या है, खुशी हुई, तो वाह क्या छक्का मारा है ना। तो खुशी हुई, इसके बाद हमने क्या लगाया, विस्मयबोधक चिन्ह लगाया। आह मर गया, रवि तुम इधर आओ। तो यहाँ पे जब किसी को संबोधन करना हो, किसी घृणा का भाव हो रहा हो या शोक का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ हमारा विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं हम, डैश, इंग्लिश में जैसे डैश कहते हैं। ये कहाँ लगता है, आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, ठीक है, या कोई वाक्य लिखा, तो उसके आगे हम और भी कुछ कहना चाहते हैं तो हम डैश लगाकर लिखेंगे, यानी हम निर्देश चिन्ह लगाकर उस वाक्य को कहेंगे। जैसे बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। अब जैसे बुद्ध ने कहा तो हम आगे बोलना चाह रहे हैं, है ना, संकेत कर रहे हैं कि क्या कहा, तो बुद्ध ने कहा डैश यानी कि निर्देश चिन्ह लगा दिया। फिर आपने बोला कि अपने दीपक स्वयं बनो। अगला देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, यह चिन्ह आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करता है, इसे उपविराम चिन्ह भी कहते हैं। जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय, यानी जब तुलसीदास, क्या है इसका जीवन परिचय। स्त्री स्वतंत्रता एक चर्चा। तो कहने का मतलब है कि ये चिन्ह आगे आने वाले जो विवरण है, यानी हमने एक शब्द लिख दिया तो आगे आने वाला जो भी विवरण है वो इस चिन्ह के बाद ही लिखा जाएगा। जैसे तुलसीदास जीवन परिचय, स्त्री स्वतंत्रता एक चर्चा, या ऐसे लिखेंगे दहेज प्रथा, फिर ऐसे लगाएंगे यहाँ विवरण चिन्ह एक अभिशाप। ठीक है, बेरोजगारी एक घनघोर समस्या। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अर्धविराम कहाँ लगाते हैं, पूर्ण विराम से कुछ समय रुकना हो, पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तो अर्धविराम लगाया जाता है। यानी पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। और अर्धविराम कब लगाते हैं, जब पूर्ण वाक्य से कुछ कम रुकना हो, यानी कुछ कम समय लगता है पूर्ण विराम से, तो वहाँ हमारा अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे मैं मुंबई भी जाऊँ, लौटकर खाना भी बनाऊँ, मुझसे यह नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे उसने सारा वाक्य बोला लेकिन कुछ देर के लिए वो रुका, यानी मैं मुंबई जाऊँ, लौटकर खाना बनाऊँ, वह मुझसे नहीं होगा। तो एक वाक्य में तो कह नहीं देगा इतनी सारी बातें, कुछ रुकेगा वो, तो पूरा नहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा रुकेगा। तो इस थोड़े से रुकने को ही हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी जिस किसी से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए होता है तो जो बात हम पूछते हैं उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक। जो भी हम पूछेंगे, जो भी हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो कब लगाया जाता है कि जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हें कहाँ जाना है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। भारत की जनसंख्या कितनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है, तुम्हें कहाँ जाना है, तो हमें इसका उत्तर चाहिए, तो क्या लगा दिया हमने, प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत की जनसंख्या कितनी है, भाई उत्तर चाहिए इसका, तो क्या पूछा, प्रश्न। जब प्रश्न होता है तो वहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं योजक चिन्ह।
दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक कहलाता है। दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? योजक कहलाता है। जैसे मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूँगा, तो दिन रात यानी दो शब्द जोड़ दिए, दिन रात, अपने माता पिता, ठीक है, ये भी दो शब्द हैं इनको जोड़ने के लिए, यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगने वाला चिन्ह हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे तुम अपना काम करके धीरे धीरे चलो, ठीक है, तो धीरे धीरे तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। और तुम अपना पराया मत किया करो, तो यहाँ पे योजक चिन्ह है। तो यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह कब लगता है? जब दो शब्दों को जोड़ना हो। अगला देखते हैं हम, कोष्ठक, यानी इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उनसे मतलब पिताजी से आदरपूर्वक कहा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी शब्द के साथ जुड़े जो भी शब्द है उसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, उस अर्थ का संबंध स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमें अपने गंतव्य तक जाना है, गंतव्य यानी मंजिल तक जाना है, तो गंतव्य लिख दिया, कोष्ठक में मंजिल लिख दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने उनसे मतलब किससे? अपने पिताजी से। तो हमें यहाँ अर्थ दिखाना है, संबंध प्रकट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? उस दूसरी चीज़ को ब्रैकेट में करके दिखा देंगे। अगला देखेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी किसी शब्द को लघु रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी चीज़ को हमें छोटा रूप देना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। जैसे आपने हमेशा देखा होगा, डॉक्टर पूरा तो लिखते नहीं है, डॉक्टर प्रभा गुप्ता, प्रोफेसर शर्मा, है ना। प्र उ यानी कृपया पृष्ठ उलटिए। जैसे आपने एग्ज़ाम पेपर में ये लिखा देखा होगा, बिल्कुल पेज के नीचे दाईं तरफ प्र उ, यानी इसका मतलब क्या होता है? कृपया पृष्ठ उलटिए। जैसे डॉक्टर प्रभा गुप्ता, प्रोफेसर शर्मा जी, है ना। तो ये सब क्या है कि किसी भी शब्द को जब हमें लघु रूप देना हो तो हम इसी लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगला देखेंगे और अंतिम देखेंगे, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है कि मुख्य विषय के बीच में जब कोई ऐसा अंश या अथवा विवरण होता है जो अप्रासंगिक अथवा महत्वहीन है, तो उस अंश का लोप करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसी वाणी बोलिए डॉट 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 करके हम लिखते हैं ना, फिर आपहु शीतल होए। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो मुख्य विषय होता है इसके बीच में हम डॉट 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 करते हैं और अंतिम अक्षर जो है लिख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप कोई व्याख्या करते हो या कोई पैराग्राफ लिखते हो तो शुरू के 2-3 शब्द लिख दिए, फिर डॉट 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 करके लिख दिया, फिर उसका अंतिम वर्ण लिख दिया। तो ये हमारे होते हैं लोप चिन्ह। जो हम डॉट डॉट ऐसे डॉट 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 करके लिखते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे लोप चिन्ह। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, उसके आगे और भी कुछ कहा था, तो हम किससे दर्शाएंगे इसको? लोप चिन्ह से, यानी डॉट 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 करके हमने लिख दिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने विराम चिन्ह के अर्थ भी समझे, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं नाम भी देखे, सबको हमने डिटेल से पढ़ा, परिभाषा भी देखी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ढेर सारे दोस्तों का मुझे ऐसे ही प्यारा प्यारा सा साथ मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।